नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री बाय ए कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और यूपीपीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है और हमारा यह प्रयास है कि इन सभी परीक्षाओं में जो हमारे परीक्षार्थी बंधु हैं, आप सभी लोग अधिक से अधिक अंक अर्जित करें और ये चैनल आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित कराने के लिए प्रतिबद्ध है तैयारी के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यस्तता के कारण हम अपना वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारा जो क्रम चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में हमने चर्चा की थी और इसी क्रम में आज हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण पर चर्चा करते हैं और इसके बाद सैंधव स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं हम अपना आज का जो टॉपिक है, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। क्या? सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। देखिए, जितने भी विद्वान हैं, सभी विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है और उस अलग अलग मत के हिसाब से एक सर्वमान्य तिथि की घोषणा की गई और ये जो सर्वमान्य तिथि थी, अनेक विद्वानों के द्वारा कही गई जो बातें थी, उन बातों का एक आकलन प्रस्तुत करने के बाद किया गया और इस तरह से जो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण था उसके विषय में एक चर्चा की जा रही है। तो यहां पर हमें जिन विद्वानों ने जो जो क्षेत्र और जो जो समय बताया है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट नॉलेज है। इसे आप सभी परीक्षार्थियों को बड़े ही धैर्यपूर्वक और बड़े ही तल्लीनता के साथ सीखना पड़ेगा और इसे आपको पूर्ण रूप से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तिथिक्रम सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स जी ने जो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण जो समय बताया, वो समय इन्होंने बताया था कि यह सिंधु सभ्यता 3500 से 2700 ईसा पूर्व की है। 3500 से 2700 ईसा पूर्व की है। इन्होंने एक काल निर्धारण बताया। कितना? 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व का समय इन्होंने निश्चित किया। इसके बाद आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने जो समय बताया, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जो लिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जॉन मार्शल ने जो समय बताया, वो समय बताया था 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद जेएफ डेल्स आते हैं। डेल्स ने जो समय बताया वो थोड़ा सा मध्य के क्षेत्र का बताया इन्होंने, क्योंकि ये तिथि जो थी ये इस पर लोगों ने पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। डेल्स ने जो समय बताया, इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। कितना बताया? डेल्स ने बताया 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। फिर आपने मैके का नाम जरूर सुना होगा, जिनका पूरा नाम था अर्नेस्ट मैके। क्या नाम था? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने जो समय बताया, अर्नेस्ट मैके ने जो समय बताया उसके बारे में देखते हैं। अर्नेस्ट मैके ने जो समय बताया, ये
जो पूरी कल्पना की गई थी, जो पूरा सिस्टम बना था, उससे कहीं इतर दिखाई पड़ता है। इन्होंने जो समय बताया वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व का बताया। 2800 से 2500 ईसा पूर्व का समय इन्होंने निर्धारित किया। अब देख रहे होंगे कि इस कालक्रम में जितने भी विद्वान हैं, इन सभी विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। तो ये 4 विद्वान ऐसे हो गए। फिर इसके बाद आते हैं मार्टिमर व्हीलर। कौन आते हैं? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। मार्टिमर व्हीलर ने जो सिद्धांत, जो समय बताया वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया। कितना? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। चूंकि ये जो सर्वमान्य तिथि है उसके थोड़ा सा ये करीब है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और 2-1 लोग और बचे हैं, उन लोगों का फिर मैं आगे नाम नोट करता हूं। इसका आप सभी लोग यहां से यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसे मैं इरेज कर रहा हूं, और इरेज करने के बाद जो है पुनः अन्य विद्वानों का जो मत है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो तिथिक्रम है, इस पर तमाम विद्वानों ने अपना अपना जो मत प्रस्तुत किया। उस मत के बाद अब देखते हैं सीजे गैड। क्या नाम है? सीजे गैड। इनका नाम बहुत कम मिलता है, फिर भी सीजे गैड ने जो समय बताया, इन्होंने 2350 से 1700 ईसा पूर्व बताया। कितना बताया? 2350 से 1700 ईसा पूर्व का निर्धारित किया समय। ये समय जो सर्वमान्य तिथि के काफी निकट है, सर्वमान्य तिथि के यह काफी निकट है। ठीक है, इसके बाद भारतीय विद्वान डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल जी हैं। डीपी अग्रवाल जी ने जो समय बताया वो समय भी जो मान्य तिथिक्रम है उसके बहुत ही नजदीक है। इन्होंने जो समय बताया वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया। कितना बताया? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इन्होंने बताया। और फिर अंतिम में आते हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने कई स्थानों का उत्खनन भी करवाया था, उनका भी नाम इसमें सम्मिलित है। तो फेयर सर्विस ने जो बताया था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फेयर सर्विस, फेयर सर्विस ने जो समय बताया वो समय था 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कितना? 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो इन सभी का जब एक कालक्रम की सबकी अपनी अपनी परिकल्पना जब सामने आ गई, तो इस परिकल्पना के बाद हड़प्पा सभ्यता के विषय में एक सर्वमान्य तिथिक्रम की घोषणा की गई। और वो जो सर्वमान्य तिथिक्रम था वो क्या था? जो सर्वमान्य तिथिक्रम आया, सर्वमान्य तिथिक्रम जो आया उसे बताया गया कि यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी। कितना? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चूंकि यह काल निर्धारण जो बताया गया, क्योंकि इसके बाद ही शुरू हो जाता है क्या? वैदिक काल की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के सामने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण ये बताया गया। अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया और सबका एक समन्वय बना के एक सर्वमान्य तिथि प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो ये तो काल निर्धारण हो गया। और इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सैंधव स्थलों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक एक करके हम चर्चा करते चलेंगे और वहां की विशेषताओं के बारे में भी बताते चलेंगे। और भविष्य में अनवरत ये क्लासेस चलती रहेंगी और आप लोगों को लगभग
रोज एक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की ओर। एक दिन हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, उसमें एक स्थल के बारे में आप लोगों को बताया था। हम पुनः उसकी चर्चा कर देते हैं। हड़प्पा नगर के बारे में हमने आपको बताया था। कौन सा नगर? हड़प्पा नगर। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी ये भी हमने आपको बताया था। हड़प्पा की खोज जो है, सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन सन 1921 में किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। कब? 1921 में। निर्देशन किसका था? जॉन मार्शल का था। निर्देशन किसका था? जॉन मार्शल का था। ठीक, और ये जो हड़प्पा स्थल था, तत्कालीन पाकिस्तान का, जो तत्कालीन भारत का ही वो पंजाब प्रांत था, क्योंकि अविभाजित भारत था। तो वहां एक जिला था मांटगोमरी जिला। कौन सा? मांटगोमरी जिला। उस मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के तट पर स्थित था। मांटगोमरी जिला कहां? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। यह कहां था? पाकिस्तान में था। और यहां जो है तमाम ऐसे स्थल मिले जिसको देखकर स्वयं राय बहादुर दयाराम साहनी और अन्य लोग विस्मय में पड़े। इन्होंने जब खुदाई की शुरुआत की तो सबसे पहले इन्हें हड़प्पा नगर में यह प्रतीत हुआ कि इसके चारों तरफ चार दीवारी थी। इसके उत्तर में इनको एक टीला मिला जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 6 मीटर इसकी ऊंचाई थी। और इस ऊंचाई, इस टीले का नाम इन्होंने एफ रख दिया, टीला एफ। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 6 मीटर थी। ये 6 मीटर ऊंचा टीला यहां से एक प्राप्त हुआ। और इसके बाद इस नगर के दक्षिण दिशा में क्या प्राप्त हुए? कब्रिस्तान प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? कब्रिस्तान प्राप्त हुए। और इन कब्रिस्तानों को जो नाम दिया गया, उसे नाम दे दिया गया समाधि। क्या नाम दिया गया? समाधि। और इस समाधि का जो मूल नाम दिया गया, समाधि R37, समाधि R37। और यहां पर जो है फिर 1934 में एक और समाधि की प्राप्ति की गई। और ये जो समाधि थी 1934 में प्राप्त समाधि, इसका नाम रख दिया गया समाधि H। क्या रख दिया गया? समाधि H। ठीक, और यहां पर कुछ ऐसी कब्रें प्राप्त हुई, कुछ ऐसे कब्रिस्तान प्राप्त हुए जहां से ताबूत में शव को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब इस तरह का जो डब्बा होता है, शवों को रखकर दफनाने का जो डिब्बा होता है, जिसे ताबूत कहा जाता है, इस तरह के ताबूत में शवों को रखकर दफनाने का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ। ताबूत में रखकर शवों को दफनाने का साक्ष्य। ठीक, ताबूत में रखकर शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला। यहां से कुछ अन्य साक्ष्य मिले, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहां पर अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा मिला। एक बार हमने थोड़ी सी चर्चा की भी थी, पुनः एक बार चर्चा कर दें ताकि आप लोगों का तारतम्य बन जाए उस टॉपिक पर। और यहां पर क्या प्राप्त हुआ? अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा। अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा। ऐसा मालूम पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यहां के लोग जो कार्य करते थे वो सामूहिक रूप से किया करते थे। कहने का आशय यह है कि जब वृत्ताकार चबूतरे की बात है, ये ऐसा एक वृत्ताकार चबूतरा मान लीजिए मिला। और ये वृत्ताकार चबूतरा जो है, इस वृत्ताकार चबूतरे पर जिस तरह से हम लोग किसानों के घर, सबके घर उखली हुआ करती है, उसी तरह के ये कुंड बने हुए थे। और इन कुंडों पर लोग जो है
अपने चारों तरफ से खड़े होकर मूसल का उपयोग करके अपने अनाज को कूटते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग चारों तरफ या कहीं भी सामूहिक रूप से अपने कार्य को किया करते थे। ये यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ? छोटे छोटे श्रमिकों के रहने के लिए आवास प्राप्त हुए। श्रमिक आवास की कल्पना की गई। यहाँ क्या? श्रमिक आवास, जो घर से लोगों के मूल आवास से थोड़ी सी दूरी पर बने हुए थे, और यहां पर यह कल्पना की गई कि ये क्या थे? श्रमिक आवास थे। यहां से एक बृहद अन्नागार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अन्नागार प्राप्त हुआ। और ये जो अन्नागार प्राप्त हुआ, इस अन्नागार में अनाज को रखने की एक उत्तम व्यवस्था थी, ताकि इसे जलवायु परिवर्तन और मौसमी घटनाओं से इसे बचाया जा सके। तो यहां से अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक आवास और सबको ताबूत में रखकर दफनाने की प्रथा का साक्ष्य, और इसके साथ अन्नागार की प्राप्ति हुई। एक चीज और है, यहां से एक काले रंग के पत्थर की नृत्यरत मूर्ति प्राप्त हुई। काले रंग के पत्थर की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी कल्पना की जाती है कि यह मूर्ति किसकी थी? नटराज की थी। नृत्य करते हुई काले रंग की प्रस्तर मूर्ति मिली। ठीक है, नृत्य करती हुई नृत्यरत काले पत्थर की मूर्ति मिली। इससे कल्पना किया गया कि यह किसकी मूर्ति थी? नटराज की मूर्ति थी। किसकी? नटराज। नटराज को शिव का एक रूप माना जाता है, और नटराज को शिव का रूप माना जाता है जो नृत्य की मुद्रा में थे। ठीक है, तो यहां से जो हड़प्पा की बात थी, यहां से कुछ ऐसे स्थल और ऐसे वस्तुओं की जानकारी, साक्ष्य मिलते रहे। फिर हड़प्पा से एक तांबे की मानवाकार मूर्ति मिली। तांबे की मानवाकार आकृति, तांबे की मानवाकार आकृति एवं इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसका? एवं इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, तांबे की, चूंकि ये पूरी सभ्यता ही कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है, यहां पर कांसे के धातुओं की अधिकता और उससे बने उपकरणों की अधिकता मिली, और यहां पर तांबे की इक्का गाड़ी, मानवाकार आकृति और इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिलता है। ये तो बातें हो गई, और अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यहां से जो प्राप्त हुए मृदभांड प्राप्त हुए, जो घड़े प्राप्त हुए, वो इनके काल निर्धारण में बहुत ही सहायक हैं। अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो कैसे कैसे मिले हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या मिला? हड़प्पा से एक ऐसा मृदभांड मिला। मृदभांड का मतलब घड़ा। हड़प्पा से एक ऐसा मृदभांड मिला। आप लोग घड़ा इस तरह से अपने कुंभकार बंधुओं के यहां से लाते होंगे, तो एक ऐसा घड़ा मिला। इस घड़े के ऊपर क्या था? एक हिरणी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। एक हिरणी जो है अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। अब बहुत अच्छा तो यहां पर नहीं बन सकता, फिर भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक हिरणी जो है अपने बच्चों को क्या? दूध पिला रही थी। यहां पर उसके बच्चे रहे होंगे, इस तरह की एक आकृति बनी हुई मिली। तो हिरणी जो है अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, इस तरह की आकृति कोई थी। फिर इसके बाद एक और चित्र मिला, एक और मृदभांड मिला, पुनः एक और मृदभांड मिला, और इस मृदभांड पर एक मछुआरा बहंगी लिया था, अपने कंधे पर बहंगी रखा था। एक और मृदभांड प्राप्त हुआ।
थोड़ा ऐसा कोई घड़ा रहा होगा, कोई एक मृदभांड रहा होगा। इस पर एक व्यक्ति था जो बहंगी लिए था। बहंगी जो तराजू के पल्ले की तरह होता है, आप लोग ध्यान दें तो, जिस पे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बैठाकर यात्रा की कराई थी, इस तरह से इस बहंगी के बारे में आप जान सकते हैं। और इसमें दिखाया गया कि उस व्यक्ति ने अपने कंधे पर जो है, उस व्यक्ति ने अपने कंधे पर इसको रखा था और ये मछुआरा था और इसने बहंगी को पकड़ रखा था। और ये व्यक्ति जो है बहंगी को अपने कंधे पर रखा था, तो उस बहंगी में जाल और कुछ मछलियां यहां पर उपस्थित थीं। ठीक है, कुछ जाल और कुछ मछलियां यहां पर उसके इस टोकरे में थीं। वैसे सर्दियों का दिन आ गया है और मछलियों को देखकर तो फिर कुछ लोगों के मुंह में भाई, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो इस तरह से जो है ये हड़प्पा स्थल के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब इसी क्रम में हम चलते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण स्थल के पास, और ये दूसरा महत्वपूर्ण स्थल हमारा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हमारा दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है सिंधी भाषा में, यह होता है मुर्दों का बाग या मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और यहां के उत्खनन का जो दायित्व मिला था, वो मिला था राखाल दास बनर्जी को। किसे मिला था? राखाल दास बनर्जी को। राखाल दास बनर्जी को कब मिला था? इसका जो समय था वो 1922 था। किसके निर्देशन में था? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में था। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में था। ठीक, ये जो फैक्ट्स हैं इसे आप लोगों को रटना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो पाकिस्तान का जो लरकाना जिला है, उस लरकाना जिले में राखाल दास बनर्जी ने, लरकाना जिला, ये पाकिस्तान का लरकाना जिला, ठीक, इस लरकाना जिले में जो है ये प्राप्त हुआ। ठीक, अब ये जो लरकाना जिला था, इस यहां पर एक नदी बहती थी जिसका क्या नाम था? सिंधु नदी। मूल रूप से सिंधु नदी के किनारे जो मिला था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और यहां पर देखिए कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जिसने पूरी दुनिया को विस्मय में डाल दिया। यहां पर एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। इन सभी का आप सभी लोग स्नैपशॉट लेते रहें। तो यहां से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? स्नानागार प्राप्त हुआ। ये यहां की जो है विस्मयकारी रचना थी। विस्मयकारी रचना थी। और ये जो विस्मयकारी रचना थी, इसने सभी को विस्मय में ही डाल दिया। अब इसका एक छोटा सा हम मैप बनाने का प्रयास करेंगे और उस डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये बृहद जो स्नानागार था ये किस तरीके का था। ये जो बृहद स्नानागार था, इस तरह से ये स्नानागार था। यहां पर उत्तर दिशा से सीढ़ियां लगी हुई थी। यहां पर नीचे उतरने के लिए उत्तर दिशा से सीढ़ियां लगी हुई थी और इसके ऊपर खंभे पर यहां इसके ऊपर कुछ आवास बने हुए थे। कुछ विद्वानों ने इसे माना कि यह पुरोहित का आवास रहा होगा, क्योंकि पुरोहित का स्थान हमेशा उच्च रहा है, तो ये ऊंचे स्थानों पर रहा करते होंगे और सीढ़ियों से उतरकर ये स्नानागार के पास आते थे जहां पर ये स्नान करते थे।
और साथ ही साथ इसको माना गया कि ये जो स्नानागार था, इस स्नानागार को सामूहिक या किसी पवित्र तिथि को सामूहिक रूप से लोग यहां पर स्नान करते थे। ठीक है, और इसके ऊपर का जो हिस्सा था उसे पुरोहित आवास कह दिया गया। ठीक, इतनी बात आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और यहां से मोहनजोदड़ो ही एक ऐसा स्थल है जहां से कुषाण कालीन एक स्तूप की प्राप्ति हुई है। कुषाण कालीन एक स्तूप की प्राप्ति हुई है। स्तूप के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ऊंचा हुआ, उठा हुआ ऊंचा स्थान स्तूप, और मूल रूप से ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म के परिचायक हैं। तो ये स्तूप की प्राप्ति हुई कब की? कुषाण वंश की। ठीक है, और ये जो स्नानागार था, इसके बारे में एक चीज हम थोड़ा सा भूल गए आपको बताना। इसमें इसके पूर्व दिशा में 2 कुएं थे। इसके पूर्व दिशा में 2 कुएं खुदे थे और पाइप के माध्यम से इसमें जल, पानी की सप्लाई हुआ करती थी। इसकी साफ सफाई हुआ करती थी और इसमें जब पानी कम हो जाता था तो इन कुओं के माध्यम से इसमें पानी की सप्लाई कही जाती थी। सर जॉन मार्शल ने इसको विश्व की अद्भुत रचना कहा था। क्या कहा था? विश्व की एक अद्भुत रचना कहा था। विश्व को आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित करने वाली रचना इसको कहा था। ठीक है, और स्टुअर्ट पिगट हैं, इन्होंने भी बहुत ही इसकी बड़ाई की थी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज यह है कि उस जमाने में हमारे भारतीय क्षेत्र के लोग, जो इसका तल था, इस तल में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था। पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था और साथ ही साथ इसमें जिप्सम से इसकी जुड़ाई की गई थी। जिप्सम, जिसे हम गिरि पुष्पक भी कहते हैं। क्या? गिरि पुष्पक भी कहते हैं। जिप्सम से जुड़ाई की गई थी, जो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक रूप होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस जमाने में भारत के कारीगर और भारत के लोग कितने निपुण थे जिन्होंने इसमें जिप्सम का प्रयोग किया था, इसकी जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग किया था। ठीक है, अब ये जो स्नानागार था, इसी स्नानागार से थोड़ी सी दूरी पर पश्चिम दिशा में इसके एक वृहद अन्नागार था। क्या था? वृहद अन्नागार मिला था। और ये जो वृहद अन्नागार था, इस पे इसकी संरचना जो थी वो एक बड़े महल के जैसी, बड़े सभागार के जैसी एक इसकी संरचना थी और ये पकी ईंटों का बना था। और ये पकी ईंटों का बनी हुई संरचना थी और ये बहुत ही बड़े आकार की थी। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि समुदाय के लोगों के लिए पूरे आपातकालीन स्थितियों के लिए यहां पर अनाज को भरकर रखा जाता था। ऐसी यहां से संरचना प्राप्त हुई। यहां से सीपी आप लोग जानते हैं, नदियों के किनारे और समुद्र तटीय क्षेत्रों में सीपी मिलती है। तो सीपी का बना हुआ पैमाना यहां से प्राप्त हुआ था। सीपी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो मोहनजोदड़ो है, यहां से कुछ मूलभूत वस्तुएं जो प्राप्त हुई और यहां से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इन सब चीजों के बाद धीरे धीरे विश्व पटल पर जब ये जानकारियां जाने लगी तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में किस तरह से हंगामा उस जमाने में मचा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी किसकी थी? मोहनजोदड़ो के विषय में थी। मोहनजोदड़ो के विषय में थी। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो था। अब इसके बाद हम एक स्थल की चर्चा और करेंगे। इसके बाद हम एक स्थल की चर्चा और करेंगे। ये जो अगला स्थल है उसका नाम है चन्हूदड़ो। कौन सा? चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद अगला स्थल आता है चन्हूदड़ो। अब चन्हूदड़ो के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो चन्हूदड़ो है 1931 में इस स्थल की जो खोज है वो
मजूमदार ने किया था। किसने? मजूमदार ने किया था। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो की खोज या इसका उत्खनन जो है मजूमदार ने किया था। मजूमदार, एनजी मजूमदार, ठीक, एनजी मजूमदार ने किया था 1931 में। 1931 में किया था। और इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1935 में मैके के द्वारा, इसकी जो खुदाई हुई थी, उत्खनन का कार्य हुआ था वो 1935 में मैके के द्वारा। भी मैंने आपको नाम बताया था, मैके का पूरा नाम अर्नेस्ट मैके था। ठीक है, यहां से एक चीज, एक साक्ष्य प्राप्त हुआ कि यहां के लोग मनका बनाते थे। मनका, मनका मतलब क्या होता है? मोती, गुड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चे जो इस तरह से या अन्य सभी लोग जो इस तरह से गोल गोल बना हुआ माला होता है पहनते हैं, गुड़िया जिसको हम बोलते हैं, मनका। तो यहां से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मतलब मनका बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला कि यहां पर यह गुड़िया बनाया जाता था। सौंदर्य प्रसाधन और सौंदर्य के सामान यहां पर बनाए जाते थे। ठीक, आप लोग देखते होंगे कि इस तरह से गुड़िया का माला जो है घर में बच्चे, महिलाएं और अन्य सभी लोग पहनते हैं। तो ये गुड़िया, यहां पर गुड़िया या मनका बनाने का कारखाना मिला। आप लोग समझ ही गए होंगे। और यह एक ऐसा स्थल था, चनहूदड़ो एक ऐसा स्थल था जहां से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। अभी तक आपने पकी ईंटों के बारे में पढ़ा, और चनहूदड़ो एक ऐसा स्थल था जहां से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने के लोग अपने घरों के निर्माण में तमाम तरीके के नए नए, तमाम अच्छे तरीके के डिजाइन, अच्छी तरीके की नक्काशी किया करते थे। तभी तो उन्होंने वक्राकार ईंटों तक का सांचा बना डाला और वक्राकार ईंटें बना डाली। और यहां से सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से सौंदर्य प्रसाधन का पूरा यह केंद्र ही था। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन में यहां से कुछ पाउडर के साक्ष्य मिले, सौंदर्य प्रसाधन में यहां पर मनके का साक्ष्य मिला, और सौंदर्य प्रसाधन में यहां से लिपस्टिक, लिपस्टिक जिसे हम कहते हैं, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। तो स्पष्ट रूप से यह जान लिया जाए कि उस जमाने के लोग बड़े ही क्रिएटिव थे, उनके अंदर वैज्ञानिकता भी थी। इसी कारण तो उन लोगों ने लिपस्टिक तक का आविष्कार कर डाला। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको चनहूदड़ों के विषय में दी गई। ठीक, तो अब आज हम अपने कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। एक जानकारी आप लोगों को और शेयर करना चाहते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक नवीन स्थल की खोज हुई है, जिसमें यह बात बताई गई है पुरातत्व विभाग के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उद्योग का भी विकास था। इसके भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इन क्लासेस को कृपया आप सभी लोग पूरा देखें, तो आपकी तारतम्यता बनी रहेगी। और आप सभी लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें। अन्य लोग जो नए व्यूअर हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाएं। अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि हम अपने इस चैनल में हमारे द्वारा होने वाली किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित कर उसे और अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए, और पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।